कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की हिंदी का पेपर जो आपके 1 तारीख को होने वाला है। 1 मई को आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम इसमें सोल्व करेंगे। और ये पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024-25 का हो चुका है। ये विद्या भारती शिक्षा संस्थान की ओर से पेपर जो होते हैं वो वाला पेपर है। आपके 2024-25 का एक पेपर हुआ है, उस पेपर को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें से खूब सारे प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर आपके रिपीट होंगे। जैसा कि आपने विज्ञान के पेपर में देखा होगा, कई सारे पेपर जो क्वेश्चन है आपके पुराने पेपर में से हूबहू आपको जो पेपर में से उठा के दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपके हिंदी में भी खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं ताकि इस वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर पता चल सकें। आपके पास भी इस प्रकार का कोई पेपर हो विद्या भारती का तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पे आप ज़रूर भेजें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा सकूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका टेस्ट भी लेंगे जल्दी, हिंदी का भी एक टेस्ट लेंगे आपके लिए। तो आप अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते पर सबसे विकट डांडा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोंगला हो जाएगा। थोंगला जो सबसे विकट डांडा है। तो नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते पर सबसे जो विकट डांडा है वो कौन सा हो जाएगा, ये थोंगला डांडा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या करना, आपको थोंगला करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने जो क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में कौन सी श्रेणी से प्रवेश दिलाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये 5वें श्रेणी में, ठीक है। तो आपका जो ये प्रश्न है इसका उत्तर आपको क्या करना है, 5वें श्रेणी में करना है, ठीक है। तो उनको जो क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया था और जहाँ उनको जो 5वें दर्जे में भर्ती किया गया था, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर क्या करना है, एक मिशन स्कूल रख दिया था, ठीक है। इसका बाद में जो इसका नाम है वो जो श्रेणी आपको याद कर लेनी है, ये 5वीं श्रेणी इसका उत्तर रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक और प्रश्न मैं आपके लिए पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि जब महादेवी वर्मा जो इनकी जो माता जी हैं वो जबलपुर से आई थी तब वो अपने साथ में एक हिंदी लाई थी और पूजा पाठ में भी वो बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा को इन्होंने जो अपनी महादेवी वर्मा को जो अपनी माँ ने क्या पढ़ना सिखाया था, ठीक है, क्या पढ़ना सिखाया था, कौन सी किताब पढ़नी सिखाई थी और उसके लेखक कौन थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के आपको ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि आवत जावत पहिया घिस गई बिसर गई हरिराम उक्त जो कथन है वो कौन से संत का है, तो कुंभन दास इसका उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट है ललदेद के जो वाक हैं वो किस भाषा में रचित हैं। जो ललदेद के जो वाक हैं वो किस भाषा में रचे गए। तो आपको पता होगा जो ललदेद हैं वो किस भाषा के कवि हैं, वो कश्मीरी कवि हैं। कहाँ के हैं ये, कश्मीरी कवि हैं। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, कश्मीरी कवि हो जाएगा। ये जो ललदेद हैं वो आपके जो उसमें कवियत्री है, सॉरी कवि नहीं है ये, कवियत्री है, संत कवियत्री है, ये लोकप्रिय संत कवियत्री है। और इन्होंने जो अपने वाक लिखे वो कौन सी भाषा में लिखे, वो कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे। कमेंट करके बताना कि ये वाक क्या है, ठीक है, वाक क्या होता है। कमेंट करके बताना आपकी कि वाक किसको कहा जाता है। और एक आपके लिए और प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो आपको कमेंट करके बताना है। ललदेद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ आए कविता में लता किसका प्रतीक है। इसमें जो लता है वो किसका प्रतीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि मेघ आए जो कविता है वो किसकी कविता है। तो इनकी जो कवि का नाम है आपको पता होगा। मेघ आए कविता ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उनकी कविता है। आप सभी को पता होगा कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न आपकी यहीं से बनेंगे। तो मेघ आई कविता में जो लता किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नायिका का प्रतीक है। लता किसका प्रतीक है, नायिका का प्रतीक है। इसके अलावा आपको जो कमेंट करके बताने कि मेघ कवि ने जो इसमें जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इन्होंने जो मेघ की तुलना है वो किसके साथ में की है, ठीक है। मेघ आने की जो तुलना है वो किसके साथ में की है, कमेंट करके बताना है। फिर आपके इसी प्रकार के और मैं प्रतीक आपसे पूछता हूँ, उनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि मेघ आई कविता में जो दूल हैं, ठीक है, दूल किसका प्रतीक है, ये पेड़ किसका प्रतीक है और नदी किसका प्रतीक है। इनके जो प्रतीक है वो किसके प्रतीक है आपको बताना है। इसके अलावा लता का तो आपको बता ही दिया और ताल किसका प्रतीक है। ये जो शब्द मैंने आपके लिखे दूल,
पेड़, नदी और ताल, ये किन के प्रतीक है, कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक और चीज़ याद रखनी कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था, इनकी एक जो स्तंभ है इनका एक चर्चे और चरखे, तो चर्चे और चरखे पर इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से याद रखना। ये जो चर्चे और चरखे आपके किस में प्रकाशित हुआ था, एक पत्रिका आती है दिनमान जिसके संपादक उप संपादक भी रहते वो, और फिर बाद में वो जो बाल पत्रिका आती है पराग उसके संपादक बने थे, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सरपत शब्द का आपको अर्थ बताना कि सरपत का अर्थ क्या होता है। तो घास पात जो होती है, एक घास होती है लंबी जो छप्पर बनाने में काम आती है, ठीक है। सेटा सरकंडा ये आपके सरपत है जो इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि भला आदमी आया था, भला आदमी आया था, इसमें आपको विशेषण बताना कि विशेषण कौन सा है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। तो इसमें जो भला शब्द है वो आपकी इस आदमी की विशेषता है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, भला इसमें विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे आपको इसमें आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो इसमें विशेष्य कौन हो जाएगा, आदमी, और इसकी विशेषता हो जाएगी आपकी ये भला। तो एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी विशेषता और विशेषण और विशेष्य इसमें छांट के लिखना है। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नारी का आचरण पवित्र है, तो नारी शब्द का इसमें आपको बहुवचन क्या होगा, तो नारी का बहुवचन क्या होगा, नारियाँ होगा। लेकिन याद रखना जब बड़ी ई की मात्रा आती है लास्ट में, तो ये जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये मात्रा छोटी हो जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, नारी का क्या हो जाएगा, जैसे ये नारी है तो नारी में इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नारियाँ हो जाएगा। तो ये ईया लगेगा इसके लास्ट में, लेकिन ई छोटी हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, आपके नारियाँ बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, नारियाँ। तो ये वाला उत्तर इसमें आपके सही है, ठीक है। केवल ये आप इसमें मत कर देना, ए वाला ऑप्शन ये आपके गलत है, और ये नरिया तो होगा नहीं, और नारी का नारी नहीं होता है, तो नारिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ईया हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण के लिए एक और शब्द बताता हूँ, आप कमेंट करके बताना फिर इसका। जैसे नदी है, क्या है, नदी, तो नदी का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। तो नदी में दी छोटी हो जाएगी, ठीक है, नदियाँ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से मैं आपके कुछ शब्द बताता हूँ, उनके आपको बहुवचन बनाने हैं इस प्रकार से, इस नियम को ध्यान में रखते हुए। एक तो आपको मिठाई, मिठाई में लास्ट में बड़ी की मात्रा है, लेकिन याद रखना बहुवचन बनाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर आपकी एक दवाई, एक आपकी क्या है, दवाई। ये दवाई जो है आपने देखा होगा अधिकतर मेडिकल पे, आपने जब भी कभी भी मेडिकल पे देखना, ये दवाई शब्द का जो बहुवचन वहाँ पे लिखा होता है वो गलत लिखा होता है, ठीक है। दवाई शब्द का जो बहुवचन लिखा होता है वो मेडिकल के ऊपर गलत लिखा होता है, क्योंकि लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो वो एक वचन है, और बहुवचन में कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं आती लास्ट में, याद रखना। तो ये देखना, आपने देखा होगा, इसको नोटिस किया होगा कई बच्चों ने, नहीं किया तो ज़रूर करना इसको, कि मेडिकल के ऊपर जो दवाइयाँ लिखी होती हैं वो गलत लिखा होता है अधिकतर। तो इसका जो सही आपको जो कमेंट करके बताने की क्या है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि भाग्योदय का आपको सही संधि विच्छेद करना है। तो भाग्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भाग्य प्लस उदय हो जाएगा। तो भाग्य प्लस उदय ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो भाग्य प्लस उदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, भाग्य प्लस उदय। तो ये ऊ इसमें आपके छोटा रहेगा, ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको विद्यालय का संधि विच्छेद आना चाहिए, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताना। एक आपको विद्यार्थी का संधि विच्छेद आना चाहिए। ये दोनों आपके जो विद्यार्थी और विद्यालय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। गुण संधि में आपको एक रमेश का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, और नरेश का संधि विच्छेद बताना है। इन दोनों का संधि विच्छेद करके आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको स्वागत का संधि विच्छेद याद कर लेना। स्वागत का संधि विच्छेद जो होता है वो यण संधि है, इसमें आपके सु प्लस आगत होता है। क्या होता है, सु प्लस आगत होता है। देखो, पेपर सोल्व करवाने का मकसद अपना ये नहीं कि ये सारे क्वेश्चन यही आएंगे। ये जो मैं आपको 7 में क्वेश्चन बताता हूँ इनमें से आपके प्रश्न आएंगे, और यही आपके जो तैयारी है। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि आपके सारे यही प्रश्न आएंगे, और नहीं कहूँगा कभी भी आगे भी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पुराने पेपर सोल्व करवा रहे हैं, तो इसमें आपके एक आइडिया लगता है आपको कि किस प्रकार से जो PYQ आपके लिए हेल्प करते हैं। और अधिकतर
हर पेपर में लगभग जो 80 से जो 90% के जो क्वेश्चन है वो आपके PYQ से रिपीट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना PYQ करेंगे उतना आप 100 के नज़दीक बढ़ते जाएंगे। कोई मान लो एक पेपर सोल्व करता है तो उसके जो 15% जो पेपर में प्रश्न मिलते हैं। कोई जो 4 पेपर सोल्व करेगा तो उसको जो 15-20% जो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। कोई जो 8-10 पेपर सोल्व कर लेता है एक विषय के, कम से कम 8-10 पेपर अगर कोई एक विषय का सोल्व कर लेता है तो वो 80 से 90% जो प्रश्न वो आपके सही करके आ जाता है। और PYQ आपके अगर पास में नहीं है तो पुराने पेपर आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगी। कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ में मात्र 99 की जो टेस्ट सीरीज़ आपकी नाममात्र शुल्क में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हिंदी के, सामाजिक के, गणित के, संस्कृत के पुराने पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें तो मात्र आप जो 99 में ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, आपके सामाजिक के, गणित के इसके टेस्ट भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि इस जल प्रलय, ये जो पाठ है इसकी विधा कौन सी है, कि ये किस में लिखा गया है। ये जो पाठ है आपके इस जल प्रलय पाठ, इसमें ये कौन सी विधा है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है। इस जल प्रलय ये जो आपके रिपोर्टाज है, क्या है, ये एक प्रकार का एक आपके रिपोर्टाज है, जिसमें ये जो है किसके द्वारा लिखा गया। इस जल प्रलय ये जो पाठ है वो आपके जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनके द्वारा लिखा गया। और इसमें जो पटना में जो बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, उसका वर्णन किया गया, इसकी भयावहता को और इसके प्रभाव को दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है इस जल प्रलय में। और इसके अलावा आपको याद करना है एक पाठ का नाम मैं आपको और बताता हूँ, उनके आपको जो लेखक के कवि हैं उनका नाम आपको बताना है। एक तो रीढ़ की हड्डी, आपके 3 ही पार्ट है कृतिका वाली किताब में, तो एक का तो मैंने आपको बता दिया, 2 पार्ट और हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी जो कवि लेखक है इनके नाम बताना आपको। और एक मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें जो हैं इनका भी आपको जो लेखक कवि जो भी हैं इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है। अब आपको ये भी याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी क्या है, एक एकांकी है। ये क्या है, एक एकांकी है, याद कर लेना। रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार से ये ऊपर देखा नहीं, रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण, इसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी क्या है, एक प्रकार की एकांकी है। तो रीढ़ की हड्डी ये जो आपकी एकांकी है, इसमें मुख्य पात्र कौन है, इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो इसका उत्तर क्या करना, आपको उमा करना है। उमा इसका जो मुख्य पात्र है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, एक एकांकी है। और इसके जो लेखक है इस एकांकी के, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो इसमें आपके कौन कौन आए थे, एक तो गोपाल प्रसाद आए थे, एक आपके राम स्वरूप आए थे, इसके अलावा आपके इसमें रतन, लक्ष्मण, ये सभी जो नाम इसमें आए थे। तो ये सभी इसके पात्र हैं। इसमें से मुख्य पात्र आपका कौन सा है, उमा है। प्रेमा भी एक पात्र आया था, आपको पता होगा इसमें। तो ये सभी इसके पात्र हैं, बाबू, नौकर, ये सभी जिसमें पात्र हैं। तो कुल मिला के एकांकी होती है, इसमें नाटक के रूप में इसको बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कुछ क्वेश्चन है। देखो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट जो आपके ग्रामर की क्वेश्चन है इससे इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न आपका ये है पहला, कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को रूप को क्या कहते हैं। तो उसको लिंग कहते हैं। जिससे जिस शब्द से किसी के स्त्री होने का या पुरुष होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और आपको लिंग परिवर्तन आपके जो शब्दों का आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे माता का जो आप क्या करेंगे, पुल्लिंग करेंगे, भाई का बहन करेंगे, इसी प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। और लिंग कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में अपने लिंग 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो इसमें आपके कारक पूछा जा रहा है। तो कारक अपने हिंदी में होते हैं, और इसमें जैसे विभक्ति होती है, संस्कृत में 8 विभक्ति होती हैं, वैसे ही अपने हिंदी में 7 कारक होते हैं। तो इसमें से एक कारक है आपका अपादान कारक, जिसमें 2 की तुलना करनी है, ठीक है। तो गीता सीता से सुंदर है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अपादान कारक लिखना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अपादान। अपादान क्या हो जाएगा, इसमें आपके अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट आपके दर्शनीय शब्द में जुड़ा प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें आपके ईय प्रत्यय हो जाएगा, दर्शन प्लस ईय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो दर्शनीय में आपके ईय प्रत्यय रहेगा, और ई की मात्रा देखो बड़ी है, तो फिर आपको ईय प्रत्यय में ई बड़ा लगाना है। तो इसमें आपके ईय प्रत्यय रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि रोहितास पत्र पढ़ रहा था, इसमें आपको क्रिया बताने की, किस प्रकार की क्रिया है। तो ये जो क्रिया है वो आपके भूतकाल की क्रिया है। कौन सी क्रिया है, भूतकाल की क्रिया। तो भूतकाल हो जाएगा इसमें, इसका तो क्या करेंगे, भूतकाल की क्रिया है। नेक्स्ट है आपके जिन शब्दों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से जुड़ा होता है वे क्या कहलाते हैं, वे कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, इनको अपन कारक कहते हैं।
अगला प्रश्न है लौकिक शब्द का आपको विलोम बताना है। तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? अलौकिक इसका उत्तर रहेगा। आपको विलोम शब्द बताना है। एक तो आपके प्राकृतिक का विलोम बताना। देखिए प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? एक आपको उपकार का विलोम बताना है। उपकार का विलोम क्या होता है? 2 शब्दों का विलोम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपकी एक देखो गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश। इसमें इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपके जो गद्यांश आएगा वो 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखो पुस्तकालय व्यक्ति के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है और तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। शोधार्थियों की अप्राप्य, अलभ्य तथा अप्रकाशित पुस्तकों के दर्शन करवाता है। विशिष्ट विषय की विशेष योग्यता चाहने वालों को उनकी वांछित पुस्तकें प्रदान करता है। यह शंकालुओं की जो शंका का समाधान भी करता है और जिज्ञासाओं की जो जिज्ञासा शांत करता है। शिक्षा, ज्ञान और विद्या का प्रचार और प्रसार करके घर बैठे विद्वान बनाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो गद्यांश है वो किसके बारे में है, किसकी विशेषता बता रहा है। ये तो सभी को पता है कि पुस्तकालय का महत्व बता रहा है। किसका महत्व बता रहा है? पुस्तकालय का महत्व बता रहा है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? पुस्तकालय का महत्व कर देंगे। देखो शीर्षक निकालना बहुत ही आसान है। आपको इसको गद्यांश को पढ़ना है 2-3 बार, ठीक है, और फिर इसमें देखना है कि ये किसके बारे में है। बस शीर्षक का मतलब ये होता है कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये पुस्तकालय के बारे में, तो इसमें आपको पुस्तकालय का महत्व कर देना है। आपको नंबर मिल जाएगा उसके पुस्तकालय के आसपास में कोई भी शब्द लिखेंगे तो आपको उसका जो पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय कैसी कैसी पुस्तकों का दर्शन करवाता है। तो ये लाइन टू लाइन आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा। देखो दर्शन करवाता है, पुस्तकों का दर्शन करवाता है। तो ये उत्तर आपको यहाँ मिलेगा कि पुस्तकालय जो होता है वो शोधार्थियों को अप्राप्य, अलभ्य और अप्रकाशित पुस्तकों के दर्शन करवाता है। बस ये उत्तर आपको दूसरे में यहाँ से लिखना है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है। मान लो आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में बताना है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिज्ञासा। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत करता है, यानी कि जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। तो इसमें आपको बढ़ना है जिज्ञासा। जिज्ञासा एक वर्ड है जो एक शब्द में जैसे वन वर्ड होता है उसी प्रकार से जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय व्यक्तियों को किस प्रकार का विद्वान बनाता है। तो पुस्तकालय जो है वो शिक्षा, यहाँ पर आपको इसका उत्तर लास्ट लाइन में मिल जाएगा। तो पुस्तकालय है वो आपके शिक्षा, ज्ञान, विद्या का प्रचार और प्रसार करके घर बैठे बैठे विद्वान बनाता है। तो ये लाइन आपको इसमें उतार करके लिख लेनी है। नेक्स्ट है व्यक्ति के ज्ञान का तीसरा नेत्र कौन खोलता है। तो ये आपको इसका उत्तर है वो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि पुस्तकालय व्यक्ति के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है। बस इतना आपको काम कर लेना है कि आपको जो शब्द पूछ रहा है वो लाइन टू लाइन इसमें मिलान कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ग्रह का इसमें आपको पर्यायवाची ढूंढ करके लिखना है। ग्रह का आपको क्या करना है? इसमें पर्यायवाची ढूंढ करके लिखना है। तो ग्रह का क्या हो जाएगा? इसमें आया था, देखो घर आया था। ग्रह का मतलब अपना घर, तो घर बैठे बैठे, तो इसका उत्तर आपको क्या करना है? ग्रह का पर्यायवाची घर कर देना है। इसके अलावा जो पुस्तकालय शब्द है इसमें पुस्तकालय का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, कमेंट करके बताना। देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पुस्तकालय में भी आपके जो इसमें ग्रह का पर्यायवाची मिल जाएगा। देखिए कमेंट करके बताओ किसको पता चला कि पुस्तकालय में घर का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं जो प्रश्न पूछता हूँ कई सारे बच्चों को इनको आंसर देने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। तो जिन भी बच्चों को अच्छा लगता है वो ज़रूर है जो पूरे आंसर किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे जो आपको नए नए क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं और जो बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो कमेंट भी करते हैं, तो उनको फ़ायदा भी मिलता है फिर इसमें, और इनका नॉलेज भी इससे बढ़ता है। फिर आपकी एक आएगा अपठित पद्यांश। पद्यांश जो आएगा वो आपके 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। तो यहाँ पर आपको इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है कि घूम रहा था मैदान में एक दिवस में प्रातः काल, तब तक फैला न था तरणी का अरुण करुण किरणों का जाल, प्रकृति परी बोली मुस्कुराकर मुझसे, अरे पथिक नादान जाते हो इस ओर, कहा तुम नंगे पैर और मुख मलान, मैंने कहा यहीं पर मेरा स्वास्थ्य खो गया है अनजान, करता हूँ उसी का इस पथ में सखी अनुसंधान। तो ये एक आदमी जो सुबह सुबह जो घूमने जाता है उसके बारे में ये कविता है। तो प्रातःकाल जो भ्रमण करने जाता है तो प्रकृति का जो सुबह का नज़ारा होता है,
ठीक है, भोर का जो नज़ारा होता है उसके बारे में ये पूरा जो शीर्षक लिखना है इसमें आपको। तो इसमें आप इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, सुबह की सैर के बारे में है, तो यहाँ पे लिख लेना सुबह की सैर। किसकी है ये, किसके बारे में है, देखो सुबह की सैर का इसमें वर्णन किया गया है। जो प्रातःकाल घूमने जाते, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते, वही आपकी जो इसमें प्रकृति के और इसे घूमने वाले के बीच में बातें हो रही है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कवि प्रातःकाल क्या कर रहा था, तो जो कवि है वो प्रातःकाल में घूम रहा था। तो इसमें आपकी ये लाइन आपकी इसमें लिख लेनी कि जो मैदान में घूम रहा है, जो गार्डन में घूमने जाते हैं, तो प्रातःकाल जो गार्डन में या फिर मैदान में घूम रहा था। अगला प्रश्न है कि कवि से मुस्कुराकर कौन बोली, तो कवि से मुस्कुराकर प्रकृति बोली। कौन बोली, प्रकृति परी बोली मुस्कुराकर मुझसे, तो प्रकृति बोली। इसमें क्या लिखना आपको, प्रकृति बोली। नेक्स्ट है कवि क्या ढूंढ रहा था, तो कवि जो अपना स्वास्थ्य ढूंढ रहा था। अब आप सुबह सुबह घूमने क्यों जाते हैं, अपने हेल्थ की अपने स्वास्थ्य के लिए। तो अपना जो खोया हुआ जो स्वास्थ्य है उसको ढूंढने के लिए, जो स्वास्थ्य खो गया था कवि का, यानी कि अपने स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए कवि जो उसको ढूंढ रहा था। प्रकृति परी ने कवि से क्या क्या कहा, प्रकृति जो परी है इसने कहा क्या क्या कहा। तो प्रकृति परी ने कहा कि अरे पथिक, अरे जो घूमने वाले, तुम रोज़ाना कहाँ जाते हो नंगे पैर। तो ये बात आपको इसमें लिखनी, प्रकृति परी ने कवि से कहा कि तुम रोज़ाना अपने नंगे पैर कहाँ जाते हो, मुख मलान में आप जो यहाँ पे कहाँ पर जाते हो। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला, अरुण करुण किरणों का जाल। इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें आपके कौन सा अलंकार। तो इस पंक्ति में आपकी जो अनुप्रास अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है। तो इसमें देखो क का 2 बार आया है, ठीक है, करुण किरण का, ये आपके जो बार बार आए हैं, तो वर्ण की आवृत्ति होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक गद्यांश है आपकी किताब का, उसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश आपका उसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है जिस प्रकार से मैंने आपको ये बताया था। तो ये आपकी किताब का, ये आप उसको देख लेते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन जो दिन गुजर गया और खाने को एक दिन का भी, सारा दिन गुजर गया और एक खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में ही ना आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर जो मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, इससे इनको क्या तृप्ति होती थी। तो ये एक आपके जो किताब का है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना, और उनके लेखक कौन है, ये उस पाठ के लेखक कौन है, पाठ का नाम और आपको उनके लेखक का नाम कमेंट करके बताना है। और उन लेखक का जो मूल नाम, आपको वास्तविक नाम क्या है उन लेखक का जो इस पाठ के लेखक है, ठीक है। आपको समझ में तो आ गया होगा ये किस पाठ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका नाम लिखना, मूल नाम, और इनके किन्हीं 5 आपको उपन्यास के नाम कमेंट करके बताना है। इस पाठ के लेखक के 5 उपन्यास आपको जो कमेंट करके बताना, नहीं पता हो आपको तो आप अपनी किताब में देख के बताना, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपके फिक्स आपके इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका ये है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार क्या सभी का पड़ा, तो सभी का क्या पड़ा था पहली बार कि इनको जो दिन भर जो कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पूरा दिन गुजर गया था लेकिन एक भी इनको दिन का भी इनको खाने को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है कि दोनों मित्रों ने किस प्रकार से दिन को व्यतीत किया, तो दोनों मित्रों ने दिन को व्यतीत किया कि कुछ भी इनको खाने को नहीं मिला। वो जो दिन भर है वो फाटक की ओर देखते रहे। दोनों मित्र सारा दिन जो फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तो फिर उन्होंने नमकीन जो मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। उस स्थान में और कौन कौन से जानवर थे, कांजी होश आपको पता चल गया होगा क्या होता है। कांजी होश एक मवेशियों का, जैसे गाय भैंस जो बांधने का जो स्थान होता है, बाड़ा होता है, उसको कांजी हाउस कहा जाता है। मतलब फार्म हाउस इसको कह सकते हैं, गाय भैंस का फार्म हाउस है, ये घर है कांजी हाउस। तो इसमें कौन कौन जानवर थे, तो ये सभी जानवर थे। देखो कई तो भैंसें थी, कई जो बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे इनको, लेकिन इनके सामने कोई भी चारा नहीं था। जानवरों के नाम ही लिखना है, गाय भैंस बकरी घोड़ा, ठीक है, और गधा।
गाय नहीं थी इसमें, भैंस, बकरियां, घोड़े और गधे थे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अन्य जानवरों की क्या स्थिति थी। बाकी के जानवर क्या थे, वो भी इनकी यही स्थिति। ठीक है, वो सभी जो ज़मीन पर जो मुर्दों की तरह पड़े थे और इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये लाइन आपको इसमें लिखनी है। दोनों मित्रों ने अपने किस मालिक को फिर भी अच्छा कहा। दोनों मित्रों ने अपने किस मालिक को फिर भी अच्छा कहा। तो अपना जो पहले वाला मालिक था ये गया, ठीक है, तो ये समझ में आया कि इससे तो गया भी फिर भी अच्छा था, तो अपने गया को इन्होंने अच्छा बताया था। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसको पद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें देना है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल तू भूतल पर झुका हुआ, नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो इसमें आपको ये बताने कि खेतों में दूर दूर तक क्या फैला हुआ है। तो खेतों में दूर दूर तक है जो मखमल की कोमल हरियाली फैली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढना आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट फिर आपके तिनके हरे हरे तन पर हरिल हरिल रुधिर, इसमें कौन सा अलंकार, तो वही अलंकार देखो, ह बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खेतों की हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ने पर कैसा दिखाई देता है, तो चांदी से वो उजली दिखाई देती है। जब ये जो रवि की किरणें, रवि किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। अब आपको पर्यायवाची यहाँ से याद करने, तो पर्यायवाची सूर्य का क्या है, रवि है। सूर्य है, भानु है, भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। आपको रात के पर्यायवाची कमेंट करके बताना है। आपको पता हो तो रात के और दिन के ये पर्यायवाची कमेंट करके बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खेतों की भूमि कैसी है। तो खेतों की जो भूमि है, तो खेतों की जो भूमि है वो श्यामल भूमि, कैसी भूमि है, श्यामल भूमि है। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि खेतों की भूमि पर झुके नभ फलक की क्या क्या विशेषता बताई गई है। तो इसमें क्या क्या विशेषता बताई गई है, नभ का चीर निर्मल और नील फलक, यानी कि जो आकाश है जो वो निर्मल है और बिल्कुल ही नीला कलर का बताया गया है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो भाग स में है। इसमें आपकी किताब के प्रश्न है, व्याकरण के प्रश्न है। इसमें आपके पहला प्रश्न आपके व्याकरण का ये है कि मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखते हुए इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा देनी है और इसके 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पर आपको वाक्य के जो इसमें भेद देख लेने कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य की कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और आपके संयुक्त वाक्य होता है। तो पहले हम सरल वाक्य को देख लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। यानी कि एक तो कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, इसको सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये आपके सरल वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का आपको जो देखनी इसमें परिभाषा, तो मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है, तो मिश्र वाक्य की परिभाषा आपके सामने इस प्रकार से है कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, उसके साथ एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी कि मिश्र वाक्य में और उपवाक्य को जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक अवयव काम करता है। जैसे कि वाक्य के बीच में आपको चूंकि, क्योंकि, अब, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि, ये शब्द आपको बीच में देखने को मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए 2 आपके इसमें शब्द वाक्य दे रखें, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो ये आपके क्यों क्या है, देखो ये आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें क्यों की जो शब्द है वो योजक है। इसमें आपके जो वह मेरे घर आएंगे ये प्रधान वाक्य है, और ये मेरे घर आएंगे तो इस पर आश्रित एक और वाक्य, इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य कहते हैं इसको, क्योंकि वो अजमेर घूमना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो इसमें की जो है आपकी योजक है, ये मैं इसका मुख्य वाक्य और तुम्हें अजमेर जाना है आश्रित हैं। तो इस प्रकार से आपको जो उपवाक्य गए और इनके नाम देखना है। एक आपके संयुक्त वाक्य भी देख लेना है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान वाक्य उपवाक्य होते हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो कि किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इनसे जुड़े होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ये संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, इसमें किंतु शब्द आए, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 1 और 1 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब संगठन में रहना। 1 और 1 11 का मतलब क्या होगा, संगठन में रहना, इसके यानी कि एक साथ रहने से जो शक्ति वो अधिक प्राप्त होती है। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग कर किसी जो काम को करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि जो 1 और 1 11 हो जाता है। तो 2 दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला, वे कहते हैं कि 1 और 1 11 हो गए। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। तो ये संगठन को बताता है, संगठन में शक्ति को बताता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि यदि आपको अपने क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना मिलती है तो आप है जो क्या क्या तैयारी करेंगे। बाढ़ आने से सूचना मिल गई आपको, ठीक है, तो अब आपको क्या क्या तैयारी इसमें करनी है। तो ये आपका जो पहला पार्ट है आपकी कर्तिका किताब का, इस जल प्रलय पार्ट में, इसमें आपके पहला प्रश्न ये दे रखा है कि बाढ़ की खबर सुनकर जो लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे। तो आपको भी जब बाढ़ की खबर लगेगी, सूचना मिलेगी, तो आप भी इसी प्रकार की तैयारी करेंगे। जैसे खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामान को जुटाने लगे, तो आप भी क्या करेंगे, सुरक्षा के प्रबंध करेंगे और अत्यावश्यक सामान को जुटाएंगे। उन्होंने आवश्यक जो दवाइयाँ हैं, आवश्यक जो दवाइयाँ हैं और ईंधन है, इसके अलावा जो मोमबत्ती हैं, दिया सलाई हैं, ठीक है, आलू, खाने पीने की चीज़ें, पानी पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा हो सके। रोज़मर्रा की जो कार्यों के लिए उनको इन भाव में न जलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों में सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो, और इस प्रकार सावधानी से उनको तैयारी की। तो आप भी यही तैयारी करेंगे। अब आपको और कौन कौन सी तैयारी करेंगे वो अपने अनुसार भी इसमें लिख सकते हैं। तो फिर आपकी इस पार्ट के जो प्रश्न हैं वो और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। वो एक तो ये वाला प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, कि मृत्यु का तरल दूत किससे और क्यों कहा जाता है। तो मृत्यु का जो तरल दूत है वो बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि बढ़ते हुए जल स्तर ने तीव्र प्रवाह ने भयानकता का संकेत दे दिया था और बाढ़ की इस बढ़ते जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए, उनको बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरह जो जल के कारण जो लोगों की बेमौत मरना पड़ा, इसलिए मृत्यु का जो इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, और इसको कहना गलत नहीं होगा। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। तो उसके क्या सुझाव आप दे सकते हैं कि मान लो ऐसी आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती हैं, तो उसके लिए निपटने के लिए आप जी क्या क्या सुझाव देंगे। तो आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती हैं। ऐसा नहीं कल बाढ़ आ रही तो आपको आज बता देंगे कि मैं कल आ रही हूँ बाढ़, तो आप जो अपना सामान है जो पैक करके तैयार रहना। ऐसा जो बाढ़ बता करके नहीं आती, भूकंप बता करके नहीं आता है, जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो बता करके नहीं आती हैं। तो आपको इनके लिए पहले ये जो तैयार रहना पड़ता है। तो इसीलिए जो एनडीआरएफ की टीमें वगैरह जो बनाई जाती हैं, सरकार जो अपने स्तर पर सुरक्षा भी करती हैं। तो आपदाएं किसी को बता कर नहीं आती, इसलिए हमें हमारी सरकार पहले से ही सभी प्रकार की आपदाओं के निपटने का इंतज़ाम कर ले, खाने पीने की व्यवस्था कर ले, दवाइयों की व्यवस्था कर ले। इस प्रकार से आपदाओं से संबंधित उपकरणों को उचित रखरखाव होना चाहिए। जो उपकरण काम आते हैं जैसे रस्सी वगैरह होगी, नाव वगैरह होगी, इन सभी का जो काम आती है आपदा के समय, उनको अच्छी प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो फिर इधर आग लग रही है फिर इधर आप जो कुआं खोदने बैठे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा, इधर आग लग रही है और आप कह रहे हैं कि आग लगना शुरू हो गई, चलो कुआं खोदते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। तो उधर जब तक आप कुएं में पानी आएगा तब तक इधर सारा पानी है जो फिर जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना है। आपदाओं से निपटने का जो सभी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सभी को ट्रेनिंग देती है। एनडीआरएफ की जो टीमें होती हैं, जो बचाव राहत कार्य की जो टीमें होती हैं, उनको रेस्क्यू वगैरह करने के लिए इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उनको स्वयंसेवक जो दल है उनको तैयार किया जाना चाहिए। जनता और सरकार को आपदाओं के समय जो सूझबूझ और धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। हाँ, प्राकृतिक आपदा आती है उस समय जो धैर्य से, सूझबूझ से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। फिर आपके इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इस प्रश्न के आने के जो 100% चांस है, ठीक है, याद रखना इसको। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा, ये जो पानी से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके फैलने की संभावना रहती हैं। और साथ ही पानी के बार बार पैर लगने से पकने वाले घाव भी हो सकते हैं। फिर आपके देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार जो समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी घटनाओं का उल्लेख कीजिए जहां जो मीडिया के द्वारा जो घटना का देखो, मीडिया का काम है जो सूचना देना, जो भी आपदा वगैरह जो भी घटना होती है इसकी सूचना देना होता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं। आजकल आपने भी देखा होगा जब आप टीवी पर जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो मन नहीं करता है कि आप जो उस न्यूज़ को देखें, क्योंकि कई बार जो बढ़ा चढ़ा कर जो होता नहीं उसको भी देख लिया। आज अभी भी जो आपने देखा होगा पहलगाम में जो घटना हुई है, पहलगाम की घटना को बड़ा चढ़ाकर जो पहलगाम की जो घटना है उसको बड़ा चढ़ाकर जो मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। अब जबकि आप युद्ध से संबंधित जो सूचनाएं देख लेना, कई जो न्यूज़ चैनल जो बता रहे कि अभी जो पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, इस प्रकार की जो खूब सारे जो घटनाएं जो होती नहीं उसको भी जो मीडिया वाले बता देते हैं। जबकि मीडिया का जो वास्तविक काम है वो जनता की आवाज़ या फिर जनता की आवाज़ उठाना और इसको जो घटना होती है उसको सही समय पर जो सही जानकारी देना लोगों का मीडिया का काम होता है। लेकिन आपने जो देखा होगा मीडिया पर किस प्रकार से जो
समस्याएं बन जाती हैं। तो कई बार जो मीडिया भी है जो प्रस्तुत करते हैं उसकी वो समस्याएं बन जाती हैं। तो जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, वहीं कई बार जो समस्याओं को भी बढ़ा देता है। उदाहरण के स्वरूप जो जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, तो इस घटना को जो इतना बड़ा चढ़ाकर मीडिया ने दिखाया था कि इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था, जो आज तक जो कोई हल नहीं निकाल पाया। जो बाबरी मस्जिद का जो घटना हुई थी, उसके बाद में जो मीडिया ने इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया था कि इसके बाद में जो पूरे देश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए। फिर आपके ये प्रश्न ये है कि आपने देखी सुनी आपदा का एक वर्णन करना, किसी एक आपदा का वर्णन करना जैसे मान लो आपने किसी ने देखा होगा। जैसे एक जो केदारनाथ में जो हुआ था, एक बार आपको पता होगा कि केदारनाथ में एक बार जो बहुत ही बड़ी जो आपदा आई थी, उसमें खूब सारे लोग जो मंदिर वगैरह सारा जो मंदिर बच गया था, बाकी सारा जो इसमें बह गया था इसमें। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो मेरे संग की औरतें पाठ है, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। एक तो आपको इनकी जो लेखिका है, मेरे संग की औरतें लेखिका, इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। पूछा जाएगा ये प्रश्न आपके कि मेरे संग की औरतें पाठ की जो लेखिका हैं उनका आपको नाम बताना है। तो ये जो आपका जो पाठ है, सातवां पाठ, जिसमें आपके सातवां प्रश्न है पाठ का, दूसरे पाठ का, मेरे संग की औरतें पाठ का। इस पाठ के आधार पर आपको जो जीवन में कैसे इंसान को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है, इसका वर्णन करना है। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ और भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, सच का साथ देते हैं, जो कभी किसी बात को इधर उधर नहीं करते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं, जिनका व्यक्तित्व सरल सहज पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं, उनको हैं जो पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। तो ये पूरा नाम इसमें आपको वर्णन कर देना है। एक इस पाठ का आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किया, उनका उल्लेख करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे इसमें कि शादी के बाद जो लेखिका ने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा, तो वहाँ इन बच्चों को जो पढ़ने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। तो लेखिका ने वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु बिशप तैयार नहीं हुआ। तो तैयार नहीं हुए तो इन्होंने अपनी कोशिशों और कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला और उनको सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को जो शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये आप इसमें वर्णन करेंगे। फिर आपका अगला जो प्रश्न है वो रीड के डी पाठ से एक एकांकी। ये क्या है कि एकांकी, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो ये एक प्रकार की एकांकी है और इस पाठ के आधार पर आपको क्या करना है कि गोपाल प्रसाद की जो चारित्रिक विशेषता है उनका वर्णन करना है कि इनकी विशेषता क्या है, गोपाल प्रसाद का चरित्र कैसा है, इनका आपको वर्णन करना है। तो ये आपका तीसरा पाठ है कृतिका का रीड की हड्डी। इस पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, इस पाठ के आधार पर आपको जो गोपाल प्रसाद उनकी चारित्रिक विशेषता का वर्णन करना है। तो आइए देख लेते हैं कि इनकी जो गोपाल प्रसाद इनकी चारित्रिक विशेषता क्या है। तो देखो इनकी विशेषता ये है कि राम स्वरूप जो है वो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों की इनकी चारित्रिक विशेषता बता रखी है। तो आपको इसमें केवल गोपाल प्रसाद की लिखनी है। आप दोनों की याद रखें, तो हो सकता है आपके राम स्वरूप जी की आ जाए। तो राम स्वरूप जी वो कैसे थे, आधुनिक प्रगतिशील विचारों के संपन्न एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी व्यवस्था और कायरता भी झलकती है। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद की बात करें तो जो गोपाल प्रसाद हैं वो निहायती चालाक, बड़े लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इस कारणवश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से कर देते हैं। ठीक है, कम पढ़ी लिखी लड़की से कर देते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस मानते हैं और जिससे कि उनका लालची स्वभाव का भी पता चलता है। आपको रीड की हड्डी जो एकांकी है इसका उद्देश्य बताना है कि ये किस कारण लिखी गई होगी। तो रीड के लिए एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है कि इस एकांकी में स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर है, कि इस एकांकी के माध्यम से और स्त्री और पुरुष की जो समानता है वो उसके पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना है। बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली जो परेशानियाँ होती हैं उनको उजागर करना है। स्त्री शिक्षा के प्रति जो दोहरी मानसिकता रखने वाले को बेनकाब करना है और स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा संबल व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर आपके इस पाठ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये भी है कि
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो महिलाओं का जो सम्मान करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने समय की महान और विदुषी स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत करना तथा अन्य लोगों को प्रेरणा ले सके, मान सम्मान रखना, समय समय पर उनको पुरस्कार करना, मीडिया द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा को ध्यान रखा जाए, अश्लील और चित्र और संगीत गीत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लड़के लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये इनके प्रमुख जो प्रयास कर सकते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए और महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। फिर आपकी ये चारित्र्य विशेषता हो जाएगी। और ये आपके जो मुख्य पात्र है वो तो आपको पता ही है कि इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। तो इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? उमा है। वह उमा है। उमा की उपस्थिति भले ही थोड़े समय के लिए थी, परंतु अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह सकते हैं। वह हमें जो बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। तो ये जो एकांकी है रीड केडी, इसके मुख्य पात्र कौन है? ये आपके उमा, इनका नाम याद करना है। रीड केडी की शीर्षक जो दिया गया उसकी सार्थकता बतानी है। इसका नाम जो है वो रीड केडी क्यों दिया गया, कुछ और नाम क्यों नहीं दे सकते थे। तो जिस प्रकार है जो मानव में रीड केडी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार से जो वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन, समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों ही समानता होनी चाहिए और नारी को कमतर समझकर हमें एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह शीर्षक उचित है, ये इस उचित शीर्षक है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक माना गया है। फिर आपके एक प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क से उत्तर देना है। तो समाज में आज है जो उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादी और उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही जो गोपाल प्रसाद जैसी जो दोहरी मानसिकता वाले रखने वाले लालची ढोंगी लोग होते हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं। दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं और ऐसी लड़कियां ही समाज में और देश में प्रगति कर पाएगी। और जो आत्मविश्वास से भरी हो, निडर हो, नई सोच रखती हो। इनके विपरीत शंकर जैसा जो लड़का है वो समाज के लिए एक अभिशाप है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज का कोई दिशा प्रदान कर सकता है, नहीं वो जो प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, वे समाज के लिए बोझ बने हुए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी, ये तो हो गया अपना 12वां प्रश्न। लंकोर के मार्ग में राहुल जो संकृत्यायन है, लेखक है यहाँ के। देखो आपको जो लंकोर वाला जो पार्ट है, ये इसके आपको लेखक का नाम भी आपको इसमें दे रखा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अपने साथियों से किस कारण वो पिछड़ गए थे? लंकोर के मार्ग में जो लेखक है वो किस कारण अपने साथियों से पिछड़ गए थे, इसका जो कारण का आपको उसमें वर्णन करना है। तो अब इनका जो कारण बताते हैं। सबसे पहले जो राहुल संकृत्यन है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है उनके ननिहाल में हुआ था। ठीक है, ननिहाल कहाँ पे था? ननिहाल था पंधाह, जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। आपको इनके पैतृक गांव का नाम बताना है। इनके जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव का मतलब जहाँ पर इनके पिताजी रहते थे। ये इनका जो जन्म तो वो ननिहाल में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव का नाम बताना है और इनका जो मूल नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और फिर इन्होंने, आपको पता होगा कि जो श्रीलंका जाकर ये 1930 में एक जो धर्म चेंज कर लिया था, धर्मांतरण कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। फिर इनका जो नाम है वो क्या हो गया था? राहुल संकृत्यन हो गया था। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और बाकी इनको जो ये कई जो भाषाओं के जानकार भी थे, पाली, प्राकृत, इसके अलावा तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इसलिए इनको महापंडित भी कहा जाता है। तो आप इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है कि लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? तो इसका कारण है कि इनका जो घोड़ा था, लेखक का जो दो कारण से वो पिछड़ गए थे लेखक। एक तो इनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था और इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था और अकेले में रास्ता भूल गए थे और वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील जो गलत रास्ते पर चले गए थे, जहाँ से उनको वापस आना पड़ा था। ये दो कारण हैं जिनके कारण वो लेखक लंकोर के मार्ग में जो अपने साथियों से बिछड़ गए थे। फिर आपके एक प्रश्न ये अच्छा बनता है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए आप जो कुछ कठिनाइयाँ वो लिख सकते हैं कि जगह जगह पे जो रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था उनके लिए, लेखक के लिए। उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गए थे और रास्ता भूल गए थे अकेले में। और डाकू जैसे दिखने वाले लोग से इनको भीख मांगनी पड़ी थी। भिखारी के वेश में इनको यात्रा करनी पड़ी। समय से न पहुँच पाने पर जो सुमति से के गुस्से का भी सामना उनको करना पड़ा था और तेज़ धूप में चलना पड़ा और उनके सामान को खुद जो उठाना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था।
फिर आपको इस प्रश्न पाठ का इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी देख लेना है कि इस यात्रा वृत्तांत, ये जो लासा की ओर ये एक प्रकार का क्या है, एक यात्रा वृत्तांत, एक अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। जो राहुल सांकृत्यन है ये एक लासा की ओर जा रहे हैं और ये एक बौद्ध धर्म के तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इन्होंने अपना धर्म चेंज किया था श्रीलंका जा करके। कब किया था ये आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने अपना जो धर्म है वो कब परिवर्तन किया था। तो अपनी यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो तिब्बती समाज की आपको इसमें विशेषता बतानी कि इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का जो तिब्बती समाज है वो कैसा था। तो तिब्बत के जो समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं है। दूसरा ये कि सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता है। जब वह भिक्षु जागीर के लोगों के राजा के समान जो सम्मान पाता है। उस समय में तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समय में तिब्बती ज़मीन पर जमींदारों में बटी थी। ज़मीन जो थी वो जमींदारों में बटी हुई थी, जिनका अधिकतर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। तो ये सब कुछ आप इसमें लिखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी कि आपके अनुसार जो वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उसका विज्ञापन होना चाहिए। तर्क देकर स्पष्ट कीजिएगा आपके अनुसार। अब आपको उसमें अपने अनुसार उत्तर लिखना है कि जो कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता को देखकर वस्तु को खरीदना चाहिए कि उसका जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, कहीं पे भी आपने विज्ञापन देखा, उसको देख करके वस्तु को खरीदना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपका जो मत है वो ये रहेगा। मेरे को भी पता है कि आपका मत जो विज्ञापन नहीं होगा। आपका मत यह है कि वस्तु की गुणवत्ता को देखकर किसी भी वस्तु को खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो किसी भी वस्तु का बड़े बड़े जो अभिनेता है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, तो उसको देखकर आप उस वस्तु को खरीदेंगे। वस्तु की गुणवत्ता खरीदते तो उसी के आधार पर है लोग बाग, क्योंकि लोग उनकी देखा देखी करते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर वस्तु को खरीदना जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति पाठ है, इस पाठ के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको पता होगा कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, उपभोक्तावाद जो संस्कृति है, इसके जो लेखक कौन है, श्यामाचरण दुबे है। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो पीएचडी है, मानद पीएचडी की जो वो कहाँ से प्राप्त की थी, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पीएचडी जो मानव विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की थी। और ये एक निबंध है, आपको ये भी याद करना है कि जो श्यामा प्रसाद दुबे है, श्यामाचरण दुबे, इनका एक निबंध है। ये उपभोक्ता की जो संस्कृति है, जो बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। तो ये आपका जो छठा प्रश्न है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने के लिए वस्तुओं का जो आधार है वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट करना है। तो देखो, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने के लिए उसका आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर विज्ञापन आकर्षण दृश्य दिखाकर जो गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं और अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हमें जो अपनी असलियत की पहचान नहीं कर पाते हैं। केवल विज्ञापनों के माध्यम से ही हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान पाते हैं। तो ये नाम आप इसमें लिखेंगे। तो आपके ये वाला प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी प्रकार से मिल गया होगा। फिर आपकी इस पाठ का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, 1 मिनट। हाँ, ये है कि आज का जो भौतिकवादी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इन्होंने दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसका आपको वर्णन करना है। तो भाई आप सभी को पता है कि आज की जो भौतिक उपभोक्तावादी संस्कृति, इन्होंने अपने दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो अपनी संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, आस्था जो घटती जा रही है और हमारे जो सामाजिक संबंध है वो संकुचित होने लगे। मन में अशांति, आक्रोश बढ़ रहा है। आप हर तंत्र पर जो विज्ञापन हावी हैं, हम वही खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन में हमें कहते हैं, दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं, नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है और मनुष्य स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास के लक्ष्य हमसे जो दूर होता जा रहा है और हमें जो लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये है कि इस जीवन में जो लेखक के अनुसार जीवन में सुख क्या है। तो लेखक के अनुसार जीवन सुख की जो नवीन व्याख्या की है, आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख मानते हैं, जबकि जो मानसिक शारीरिक सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल के लोग उपभोग के साधनों को केवल भोगने के बाद अब जो सुख कहने लगे हैं। फिर इस पाठ का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये कि गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा।
तो भाई गांधी जी हमारी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। और गांधी जी चाहते थे कि लोग जो सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने, ताकि जो लोगों के परस्पर प्रेम, भाईचारा और सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। लोग भोग विलासिता, होड़ की जो बड़ा भावना जो है वो बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण जो नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते हैं कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी जो संस्कृति उसकी अस्मिता को ह्रास किया है, और उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य जो स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, और जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर ले जा रहा है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। पहले तो आपको प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, इनके जो लेखक हैं, इनके बारे में अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ, देखिए अगर आपको इनके लेखक का नाम याद हो तो कमेंट करके बताओ इनके लेखक के नाम क्या है। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद के फटे जूते, इनके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने इनमें जो टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है, तो टीला जो है वो रास्ते की रुकावट और बाधाओं का प्रतीक है। टीला जो होता है वो रास्ते की रुकावट होती है और बाधाओं का प्रतीक होता है। इस पाठ में भी जो टीला शब्द है वो सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि मानव के सामाजिक विकास में ये बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर आपको जो इस पाठ के और इम्पोर्टेंट प्रश्न वो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो भाई प्रेमचंद जी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रेमचंद जो प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे, जैसे थे वैसे ही सबके सामने जो जाने में संकोच नहीं करते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी साहित्य लिखा था और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और वे सर्वश्रेष्ठ जो साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। और प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। वे हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला किया करते थे। तो ये जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ठीक है, इनकी विधा आपको याद कर लेनी है। ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। और ये निबंध के जो लेखक है वो कौन है, हरिशंकर परसाई है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। और इन्होंने जो नागपुर विश्वविद्यालय से जो एमए करने के बाद में कुछ दिनों तक पढ़ाई की, और फिर बाद में जो जबलपुर से एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने, वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने ही निकाली थी। ठीक है, वसुधा नामक जो पत्रिका है वो इन्होंने ही निकाली थी। ये भी आपको याद कर लेनी है, जिनकी जो हिंदी संसार में काफ़ी सराहना की गई थी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानी से जो ललद्यद हैं, इनका जो अभिप्राय क्या है वो आपको वर्णन करना है। ज्ञानी से जो ललद्यद से इनका क्या अभिप्राय है। तो ये आपका जो पाठ है ललद्यद के जो वाक हैं उस पाठ से लिया गए हैं। तो आइए इनका जो ज्ञानी का जो अर्थ है वो भी बताते हैं। लेकिन जो कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवयित्री है ये ललद्यद। इनका जन्म 1320 में कश्मीर से जो पंपोर का जो सिमपुरा गांव है उनमें हुआ था। ये इनका जो ये वाक है, ठीक है, ललद्यद की जो काव्य शैली है वो उनको वाक कहा जाता है। वाक मैंने आपको ऊपर पूछा था कि वाक क्या होता है, तो वाक जो है इनकी जो ललद्यद की जो एक काव्य शैली है। जैसे कविता लिखने का इनका तरीका है। जैसे हिंदी में जो कबीर जी के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद प्रसिद्ध है, और तुलसी की चौपाई प्रसिद्ध है, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से जो ललद्यद के वाक प्रसिद्ध है। वाक अपने वाकों के लिए उन्होंने जो जाति धर्म की जो संकीर्णता से ऊपर उठकर जो भक्ति के इस रास्ते पर चलने पर जोर दिया, जिसका जुड़ाव जो जीवन से होता है। इन्होंने जो धार्मिक जितने भी आडंबर होते हैं उनका विरोध किया, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपकी जो प्रमुख विशेषता है। तो ये जो ललद्यद के वाक है, इसमें जो कवयित्री का क्या अभिप्राय, ज्ञानी शब्द इससे जो कवयित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा और परमात्मा से संबंध को जान लिया है। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण में होता है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर देता है, मंदिर में मस्जिद में खोजता फिरता है, और वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। तो आपको ज्ञानी का मतलब इसमें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह क्या सही है। तो यहाँ पर जो रस्सी है वो मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है, और यह रस्सी जो कच्ची और नासवान है, अर्थात कब टूट जाए इसका जो कोई कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सारे कवयित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती हैं, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है।
फिर नेक्स्ट है कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे थे। तो कवयित्री सांसारिकता और मोह से बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही थी। जैसे कि कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखकर जल ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार से कवयित्री के प्रयास अभी जो कच्चे हैं, इसलिए उनके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे थे। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि कवयित्री का घर जाने की जो चाह है उसका क्या मतलब है। तो कवयित्री का घर जाने की चाह का मतलब है प्रभु से मिलना। घर जाने की चाह का मतलब क्या है? प्रभु से मिलना। कवयित्री जो है इस भवसागर से पार करके अपने को परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन चाहती हैं। वह सांसारिक मोह माया से भटकना नहीं चाहती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। आप सभी को पता होगा जो मेघ आए जो कविता है उसके आधार पर आपको ये बताना है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस पाठ का जो आपके 5वां प्रश्न है ये कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, और जैसे कि पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ खुल जाती हैं, नदी बांकी होकर बहने लगी, पीपल का वृक्ष जो झुकने लगता है, और पानी के तालाब के पानी में जो उथल पुथल होने लगी, और अंत में आसमान से वर्षा होने लगी। तो ये सभी ये जो बातें आप इसमें लिखेंगे। फिर इस पाठ का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आपका ये प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों देखा। लता क्या है? लता एक प्रकार की एक नायिका है, ठीक है। मेघ रूपी नायक की जो प्रतीक्षा रहती है एक नायिका है, जिसको लता के रूप में इसमें बताया गया है। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर में देखा था, में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, और दूसरी ओर वह अपने बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी। फिर आपके जो कुछ शब्द हैं, जैसे धूल का किसका प्रतीक है, तो इसमें स्त्री का प्रतीक है। पेड़ नगरवासी का प्रतीक है, यहाँ पे नदी जो स्त्री का प्रतीक है, और लता जो है वो किसका प्रतीक है? नायिका का प्रतीक है, और ताल जो है किसका प्रतीक है? सेवक का प्रतीक है। और तो ये सारे के सारे आपको जो नाम इसमें लिखना है। फिर आपका पहला प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस पाठ का कि बादलों के आने से प्रकृति जिन क्रियाशील क्रियाओं को कवि ने जो चित्रित किया उनको लिखना है। तो एक तो आपको ये बताना है कि बादलों के आने पर प्रकृति जो निम्न क्रियाएं हुई। तो यहाँ पर बादलों के आने से प्रकृति में क्या क्या जो गतिशील क्रियाओं का वर्णन किया कवि ने, वो बताना आपको। तो पहला तो आपके कि बादलों के आने की सूचना देने के लिए बया रूपी 9 युवतियाँ जो नाचते हुए गाते दिखाई देती हैं। फिर इसके आगमन की जो सूचना घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। पेड़ों रूपी ग्रामीण द्वारा जो बादल रूपी मेहमान की गर्दन ऊंचा करके देखना चाहते हैं। आंधी का आना और धूल का उड़ना, नदी रूपी जो स्त्री है उसका ठिठकना और बाकी नज़र से देखना, और बुजुर्ग सदस्य रूपी पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना, और स्वागत में तालाब रूपी सेवक को परात भर पानी लाना, और आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों के रूप में जो मिलन के अश्रु बहाना। ये सभी 8 प्रमुख है जो इसमें चित्रण किया गया है, उनका वर्णन आप उसमें करेंगे। फिर आपके इसमें जो कवि परिचय दे रखा है, तो एक राजेश जोशी का और एक महादेवी वर्मा का। तो किसी एक का आपको इसमें कवि परिचय लेखक परिचय लिखना है। तो आपको कवि परिचय लेखक परिचय तो कम से कम अच्छे से याद होना चाहिए, या आपके पूछा जाएगा एक तो 2 में से आपको एक लिखना होगा। तो कवि परिचय में हम महादेवी वर्मा जी का देख लेते हैं, और आपको जो प्रेमचंद जी का जो कवि परिचय एक तो वो याद कर लेना है। प्रेमचंद जी का जो कवि परिचय इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपके इसके आने के पूरे जो चांस हैं, ठीक है। एक तो आपको ये लिख लेना है। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? प्रयाग में हुई थी। ये एक एक लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रयाग महिला विद्यापीठ में जो इनके प्राचार्य पद पर लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया, और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। 1987 में इनका जो देहांत हो जाता है। ये जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद की प्रमुख कवयित्री है। एक तो आपको ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा जो छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, और निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ इन्होंने सशक्त गद्य भी रचनाएं लिखी, जिनमें रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। ये रेखाचित्र प्रमुख है और एक इनके संस्मरण प्रमुख हैं। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ी, और इनके महत्वपूर्ण गद्य रचना है। महादेवी वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और भारत सरकार ने इनको जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया था वो आपके कौन सा दिया था? पद्म भूषण पुरस्कार से इनको अलंकृत किया है।
महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर जो भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविकता की स्थिति का बोध भी कराती हैं। हिंदी गद्य में गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र की बुलंदियों पर पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। उनके जो संस्मरण होते हैं, रेखाचित्र होते हैं, वो शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता अक्षय करुणा प्रकट करते हैं। तो ये सारा ना आप इसमें लिखेंगे। उनकी जो भाषा शैली बहुत सरल स्पष्ट है और शब्द चयन बहुत ही प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। फिर आपके जो इसमें दे रखा है मेरे बचपन के दिन, इनका आपको इसमें थोड़ा सा वर्णन इसमें कर देना है। फिर कवि परिचय की बात करें या लेखक परिचय की बात करें तो आपको मुंशी जो प्रेमचंद जी हैं, इनका भी आपको जो कवि परिचय लेखक परिचय याद कर लेना है। एक तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये याद कर लेना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। ये गांव इनका इंपॉर्टेंट है, लम्ही गांव। एक इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा प्रश्न बनता है कि जो प्रेमचंद जी इनका मूल नाम क्या था, तो धनपत राय था। और प्रेमचंद का जो बचपन अभाव में बीता था, शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उनको सरकारी नौकरी में त्यागपत्र दे दिया था। लेखन कार्य के प्रति जो पूरी तरह से समर्पित हो गए और 1936 के इस महान कथाकार का देहांत हो गया। बहुत ही शानदार इनकी कविताएं, इनके कई सारे उपन्यास हैं, फेमस उपन्यास हैं और खूब सारे इनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हुई हैं। एक और इनका जो प्रमुख प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, इनकी कहानियाँ किस में संकलित है, तो मानसरोवर नामक जो एक इनकी रचना है, इनमें जो 8 भागों में इनको संकलित किया गया है। जिसमें आपके सेवाश्रम इनका जो एक प्रमुख है जो उपन्यास है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है और कर्मभूमि है, गोदान है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख है जो उपन्यास है, उनको अच्छे से आपको याद रखना है। इनके अलावा इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। जो फेमस इनके गोदान है, एक तो ये इनका फेमस गोदान इनका जो उपन्यास है, एक रंगभूमि है, एक इनके अलावा कर्मभूमि है, एक गबन है। ये सबसे ज़्यादा आपके इसमें फेमस है, इनके पूछे जाते बार बार। और एक इन मानसरोवर का जो 8 भागों में संकलित है, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा इनमें आपको लिखना है कि जो प्रेमचंद जी ने जो साहित्य को सामाजिक परिवर्तन में सशक्त माध्यम मानते थे, जिन्होंने जिस प्रकार गांव शहर का परिवेश देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में देखने को मिलती हैं। इनकी बहुत ही अच्छी चीज़, जिसे आपने वो प्रेम जो हामिद का चिमटा वाला पाठ भी देखा होगा, तो ईदगाह वाला जो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा ये नमक का दरोगा, ठीक है, ये प्रमुख इनकी जो कहानियाँ हैं ये। तो इनकी जो दलितों की शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन को इनकी प्रमुख मूल विषय हैं। फिर बात करें कवि परिचय की, तो कवि परिचय में एक तो आपको जो राजेश जोशी इनका देख लेना है, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनको देख लेना है और एक आपके जो हरिशंकर परसाई, ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो राजेश जोशी का जो जन्म है वो आपके 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने पूरी शिक्षा करने के बाद में पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी, साथ ही इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए थे। इनके अलावा इनकी जो इन्होंने जो लघु फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन का कार्य किया था। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं का अनुरचन में जो भूमिका कल्पतरु यह भी और मायकोवस्की की कविताओं का अनुवाद जो पतलून पहिना बादल नाम से किया था। और कई जो भाषाओं का इनको ज्ञान था, अनुवाद किया था इन्होंने, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, इन्होंने भी जो कविताओं का अनुवाद किया था। राजेश जोशी की प्रमुख काव्य रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच में। इन्हें जो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया गया था और मध्य प्रदेश शासन का जो सबसे शिखर सम्मान है उनको मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको जो दिया गया था। फिर आपके नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो कैदी और कोकिला वाला पार्ट से आता है। इस कविता के आधार पर पराधीन सपनों में भारत की जेलों में दी जाने वाली यात्राओं का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो कैदी और कोकिला जो आपकी कविता है उसके आधार पर आपको जेलों में दी जाने वाली जो यात्राएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो आपकी जो क्षितिज किताब है उसका जो ये पार्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी वाला लेखक वाला कवि है इनकी कैदी और कोकिला। तो इनमें आपको बताना है कि जो इनको कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी। तो कविता के आधार पर जो पराधीन भारत में जो जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करना है। तो एक तो कैदियों को जो पशुओं के समान जो काम करवाया जाता था, ठीक है, जानवरों की तरह काम करवाया जाता था कैदियों से। इसके अलावा कैदियों के अंधेरी कोठरियों में कैदियों के जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कोठरियाँ भी काफ़ी जो छोटी होती थी, केवल 10 फुट की होती थी
पेट भर खाने को खाना तथा पीने को पानी भी नहीं दिया जाता था। क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे डाकुओं के साथ रखा जाता था और जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। फिर आपकी अगला प्रश्न ये है कि किस शासन की तुलना है जो तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई। तो अंग्रेजी शासन की जो तुलना है कवि ने तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली जो थी अन्यायपूर्ण थी और ब्रिटिश सरकार शासन का जो स्वरूप है वो भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त था। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म डाल रहे थे और भारत की स्वतंत्रता से जो लड़ने वालों को चारों ओर जो अंधकार ही दिखाई दे रहा था। तो ये इसका वर्णन आपको इसमें कर देना। तो ये ललित की जो वाक वाला पार्ट है आपके, इसका जो एक रचना अभिव्यक्ति से प्रश्न उठाया गया है ये। तो हमारे साधु हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया कि जो एक मिनट ये है तो इसमें आपके किस प्रकार से जो कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी दृष्टि में इस कारण से देश और समाज में क्या क्या हानियाँ हो रही हैं। तो ये जो भेदभाव होते से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारत पाकिस्तान दो देश बने। भेदभाव के कारण ही जो उच्च और निम्न वर्ग की सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और पर्वों के समय जो अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है और आपसी भेदभाव की उपज अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा करता है। इसके अलावा आपकी दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा न करें जिनसे भेदभाव उपजता है। सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी भेदभाव को बढ़ावा न दे और राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की जो धार्मिक भावनाओं को सहारा न लें। नौकरियां, शिक्षा, अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं का आरक्षण का बढ़ावा न देकर योग्यता का आधार बनाना चाहिए और स्कूली पाठ्यक्रमों में एकता समता पर आधारित पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के समय और आज के समय में लड़कियों की जो दृष्टिकोण है उसको लेकर समाज में क्या क्या बदलाव आया, उसका आपको वर्णन करना है। तो ये 20वां प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसके लिए आपको ये जो पाठ का जो प्रश्न नंबर 1 और पाठ नंबर 2 है वो दोनों आपको इसमें से तैयार करना है। देखो, मैं उत्पन्न हुई थी तब तो मेरी बड़ी खातिर हुई थी और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन में यह जो पता लगाएं कि उस समय की जो लड़कियों की दशा कैसे होती थी। तो लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 सालों के बाद जो होने से परिवार में उनकी खुशी का स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय यानी कि 1900 के आसपास में जो भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय हुआ करती थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्राय लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था और उनको बोझ समझा जाता था। उनका यदि जन्म हो जाता तो पूरे जो घर में मातम छा जाता था और लड़कों को महत्व ज़्यादा दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती है कि बैंड वाले नौकर चाकर सब जो लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे थे। जैसे ही लड़की के होने का समाचार मिला तो सब चुपचाप विदा हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में लड़कियों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी। ये उस समय की बातें हैं। तो आज क्या बदलाव आए हैं, आज का बदलाव आप इस दूसरे प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की स्थिति कैसी है। तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से जो लोग सजग हो रहे हैं, लड़का लड़की में अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जो आज भी हम देखते हैं अधिकतर परिवारों में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ परिवारों में आज भी जो लड़की और लड़की में अंतर किया जाता है और ये अंतर नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों एक समान है। जिस प्रकार से लड़के को पढ़ाया लिखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसको स्वतंत्रता दी जाती है, उसी प्रकार से एक लड़की को भी है जो उसी प्रकार से सारा जी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पढ़ने लिखने की उनको आज़ादी होनी चाहिए। और जो स्वतंत्रता जो चीज़ लड़के के साथ में होती है वो लड़कियों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज लड़कियां के जो लड़कों की तरह जो पढ़ाई लिखा जाता है, उन्हें उन्नति के समान अवसर भी प्राप्त होते हैं, परंतु लड़कियों के साथ जो भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आपने भी खुद अपने परिवार में भी देख लेना, ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। मैं देखो सभी की नहीं कह रहा हूँ, सभी के तो नहीं कह रहा हूँ कि सभी परिवार में जो लड़के लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, लेकिन लगभग जो 90% जो परिवारों में आज भी जो लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, जिसमें जो ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी न किसी बात को लेकर आपको भेदभाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी शिक्षा के कारण जो लोग बाग जागरूक हुए और आज जो वो स्थिति नहीं रही है। लगभग ये जो भेदभाव का जो स्थिति है वो आज से जो धीरे धीरे कम हुई है।
आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं कहीं तो दहेज संबंधी अत्याचार आज भी होते हैं। सरकार लड़कियों की स्थिति सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। फिर इस पहले पार्ट में आपके कुछ विलोम शब्द दे रखे, तो आपको उनको देख लेना है। जैसे विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, जैसे आपको जो लिंग परिवर्तन इसमें करना है, तो विद्वान का आपको विदुषी हो जाएगा, ठीक है, विपरीत लिंग हो जाएगा। या फिर इसको मूर्ख भी कह सकते हैं, विद्वान का विलोम मूर्ख, और अज्ञानी भी कह सकते हैं इसको। अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। निरपराधी का अपराधी हो जाएगा। दंड का पुरस्कार हो जाएगा। और शांति का बेचैनी हो जाएगा। ये आपके इसमें लिखेंगे। और फिर आपके कुछ जो शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दे रखा है, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे निराहारी हैं, तो इसमें आपके निर उपसर्ग हैं, मूल शब्द आहार है, और ई इसमें प्रत्यय हैं। आहार में भी आपको पता होगा आ उपसर्ग है, और हार इसमें मूल शब्द हैं। तो निराहारी शब्द में आपको याद करना, दो उपसर्ग होते हैं, एक तो निर और एक आ, ये दो उपसर्ग हैं, और हार इसका मूल शब्द है, और ई इसका प्रत्यय है। सांप्रदायिकता, इसमें सम उपसर्ग है। प्रदाय, इसमें भी प्र आपका जो उपसर्ग होता है, और दाय इसका मूल शब्द है, और इग और ता इसमें प्रत्यय हैं। तो दो प्रत्यय है, दो उपसर्ग है इसमें सांप्रदायिकता में। फिर आपके जो कुछ शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे अप्रसन्नता है, तो अप्रसन्नता में आपके अ उपसर्ग हो जाएगा, और प्रसन्न इसमें मूल शब्द है, और ता इसका आपके प्रत्यय हो जाएगा। अपनापन में उपसर्ग कोई भी नहीं है, अपना इसमें मूल शब्द है, और पन इसका प्रत्यय है। किनारीदार, तो किनारी इसमें मूल शब्द है, और दार इसका प्रत्यय है। स्वतंत्रता, तो स्व इसका जो उपसर्ग हो जाएगा। तंत्र, ठीक है, तो तंत्र इसका मूल शब्द है, और ता इसमें प्रत्यय रहेगा। फिर आपको उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग प्रत्यय लगा करके आपको दो दो शब्द बनाने। जैसे अनुपसर्ग लगाना है, तो अनुपसर्ग में क्या हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अउपसर्ग में आपके अभाव हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। सत उपसर्ग में सत्कर्म, सतपथ हो जाएगा। स्व उपसर्ग में स्वाधीन हो जाएगा, स्वराज्य हो जाएगा। दुर उपसर्ग में आपके दुराचार हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। फिर आपको प्रत्यय बनाने हैं, दार, हार, वाला और अन्य वाला प्रत्यय इसमें आपको बनाने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाले शब्द इसमें लिख लेना है। जैसे प्रत्यय और शब्द, ठीक है। तो इसमें आपके दार वाला ईमानदार, हिस्सेदार, प्रत्यय पीछे लगता है, याद कर लेना। हार में पालनहार, तारनहार, ठीक है, ये लिखना है। वाला में फल वाला, टोपी वाला, ये लिख लेना। अनीय में लेखनीय, दर्शनीय, ये आपके अनीय प्रत्यय रहेगा, ठीक है। इसमें आपके ई प्रत्यय लगता है, या अनीय प्रत्यय भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके समास वाला परम धाम, तो परम है जो धाम। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, ठीक है। कुल देवी, कुल की देवी। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। रोना धोना, रोना और धोना। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। चाची ताई, चाची और ताई। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो ये ऐसे आपके कुछ प्रमुख आपके जो समास वगैरह उनको भी देखना है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार लिखना है, या फिर किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता थी। दोनों का वर्णन इसमें करते हैं। तो आपका ये पांचवा प्रश्न है, दो बैलों की कथा वाला, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। इनमें ये पांचवा प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। तो भाई दो बैलों की कथा पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं आती है जिससे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। और दोनों जैसे कुछ इसमें आप वर्णन करना है। दोनों बैल जो हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर जो चलते थे, हर समय एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर बोझ रहे। दिन भर के बाद जो दोपहर शाम संध्या को दोनों खुलते हैं और एक दूसरे को चाट चूट कर जो अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ा जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मुंह डालते नांद में और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। इसके अलावा मटर खाते समय मोती पकड़ा जाने पर जो हीरा भी वापस आ गया था। दोनों ही कांजी होश में बंदी बनाए गए और कांजी होश की दीवार टूट जाने पर दोनों एक साथ भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनके कारण आप कह सकते हैं कि भाई हीरा मोती में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। फिर आपके एक पहला प्रश्न ये है कि ये जो कांजी हाउस है इसमें कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है, तो ये कारण बताना है। तो कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे और एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती थी तथा समय समय पर नीलामी भी की जाती थी। निम्नलिखित कारण से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला तो पशुओं की संख्या ठीक ठाक हो पता चल रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान जारी रखने के लिए और आवारा और उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए उनकी रोजाना हाजिरी ली जाती थी। तो बात कर लेते हैं आपके वो उस प्रश्न की जिसमें सांवले सपनों की जो सार्थकता है, शीर्षक है, उसकी सार्थकता बतानी है। तो ये आपके जाबिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया पाठ है सांवले सपनों की याद, ये किस पर आधारित है ये आपको पता होगा कि जो ये एक प्रकार की डायरी है। कौन है? डायरी में लिखा गया था।
ये जो पाठ है वो जून 1987 में प्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञानी है सालिम अली, उनके बारे में ये डायरी लिखा गया था, उसका संस्मरण है। ठीक है, सांवले सपनों की याद, उनकी अवसाद की याद में जो ये लेखक के द्वारा ये लिखा गया था। तो भाई सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया एक संस्मरण है, और सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर जो सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे थे, और वे उनकी सुरक्षा, खोज और सपनों में खोए रहते। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक उन सांवले सपनों की याद आती हैं जो सालिम अली की आंखों में थे। इस कारण से इसकी शीर्षक जो लिखा गया, इसकी सार्थकता पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर इस पाठ का एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था, जीवन की दशा को बदल दिया। तो भाई बचपन में सालिम अली के मामा ने इनको एक एयरगन से खेल रहे थे सालिम अली, तो उसी एयरगन से गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। बस इसी घटना ने जो सालिम अली के जो जीवन की दिशा को बदल दिया था। सालिम अली के विषय में जानना चाहते हैं, सालिम जो है वो गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाकर जो गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहाँ जाने के बाद उनकी जो रुचि है पूरे पक्षी संसार से और मुड़ गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। तो ये सलीम अली हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं ये, और पक्षी वैज्ञानिक के बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि शिक्षा को बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में मृदुला गर्ग, ये मृदुला गर्ग वाला तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो शिक्षा अधिकार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए थे, तो वो वाली बात तो आपको बता दी। अगला प्रश्न है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने तो आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, वो भी हमने पिछले जो प्रश्न में आपको इसकी चर्चा कर दी है। फिर आपके अगला प्रश्न है, एक तो आपके प्रार्थना पत्र आएगा या फिर आपके निबंध आएगा, एक आपके संवाद आएगा, एक प्रतिवेदन आएगा। ठीक है, तो पत्र, संवाद, प्रतिवेदन और निबंध, इसके आपके जो 6, 5 और 4 इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। तो 15 नंबर का मामला आपके ये रहेगा। तो स्वयं को आदर्श विद्या मंदिर बाड़मेर का भैया प्रतीक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें खेल सामग्री की आपूर्ति की सुनिश्चित करने की अनुरोध किया गया हो। और एक तो ये प्रार्थना पत्र लिखना आपको, एक आपके हस्त निर्मित दरिया, शॉल, स्वेटर विक्रेता और ग्राहक के बीच में एक संवाद लिखना है कि आप जो दुकानदार और एक संवाद के बीच में, ग्राहक के बीच में जो संवाद होता है वो आपको इसमें लिखना है। और निबंध किसके ऊपर लिखना है, तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर आपको निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार एक चुनौती है, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा है, इनके ऊपर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो ये इनके जो आपके संवाद हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, संवाद और एक आपका प्रार्थना पत्र। तो स्कूल में जो खेल सामग्री, खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, और फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है, ये तो आप लिख ही लेंगे। विषय लिखेंगे आप खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु, और महोदय। नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो खेलकूद के कई सामान जो उपलब्ध हैं, परंतु क्रिकेट खेल से संबंधित जो सामान की ज़रूरत है। हमारे सभी साथी जो कई खेलों में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं, किंतु क्रिकेट में हमारा विद्यालय भी जो कोई स्थान अर्जित नहीं कर पाए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे और तत्काल ध्यान दें तथा खेलकूद विभाग को खोलने का जो पर्याप्त सामान उपलब्ध कराने की दिशा निर्देश उचित कार्य करने के लिए आदेशित करें। हम सभी जो छात्र छात्र आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका नाम आपने लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको जो अपना नाम इसमें लिखना है और अपना जो पूरा प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है। फिर आपको कुछ जो संवाद देख लेना है अपने, जैसे दो दोस्त से आपस में बातें करें कोई किताब खरीदने के विषय पर। ठीक है, तो रमेश कहता है कि सोहन तुम्हारे साथ हाथ में क्या, तो सोहन कहता है कि मेरे हाथ में तो पुस्तकों से भरा एक थैला है। रमेश कहता है कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी। मान लो आप जो 9वीं क्लास पास हो गए, अब आप जो 10वीं क्लास में जाएंगे तो किताबें खरीदेंगे, तो उससे संबंधित दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो सोहन कहता है कि भाई राजबुक डिपो से खरीदी मैंने। तो रमेश कहता है कि सभी विषय की पुस्तकें मिल गई क्या। सोहन कहता है केवल विज्ञान और गणित की पुस्तकें नहीं मिली, शेष मिल गई है। तो रमेश ने कहा पुस्तकें कितने में आई, तो उसने कहा कि भाई 260 रुपये में आई। रमेश ने कहा कि विज्ञान गणित की पुस्तकें कब आएगी, तो सोहन कह रहे हैं कि शनिवार तक पुस्तकें आने की संभावना। इस प्रकार से आपको ये लिखना है संवाद। फिर आपको एक संवाद ये तैयार करना है, जैसे मान लो आपने जो 9वीं क्लास उत्तीर्ण कर लिया, अब 10वीं क्लास मान लो आप किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, मान लो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके जो वहाँ के जो सर हैं, प्रिंसिपल सर, उनके और आपके बीच में जो संवाद होता है उसको लिखना है। ठीक है, तो छात्र आप हैं, बोलेंगे श्रीमान आप जाते क्या करेंगे, मैं आई कमीन सर करेंगे। तो श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हिंदी में, तो फिर आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा।
प्राचार्य जी कह रहे हैं कि आ जाओ। हाँ आ जाओ। छात्र प्रवेश करके ठीक है, फिर आप नमस्ते कर लेंगे वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे नमस्ते सर, मैं आपके जो विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। और जो प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि आपका पहला विद्यालय क्यों छोड़ना चाहते हो। तो आप कह रहे हैं कि छात्र बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया और आपका विद्यालय हमारे घर के पास में है, इसलिए हम आपकी जो कक्षा में 9वीं क्लास में या फिर आपके विद्यालय में यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं। तो प्राचार्य कह रहे कि वहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे। तो वहाँ आप फिर आप कहेंगे वहाँ मैं 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ श्रीमान, और मेरा प्रगति पत्र और विद्यालय छोड़ने की टीसी भी ये दे रखी है, आप दिखाते हुए कहेंगे। प्राचार्य जी आपकी टीसी और प्रगति पत्र को देखते हुए यह लो प्रवेश का जो आवेदन पत्र, इसे भरकर पिताजी के हस्ताक्षर करके मेरे पास ले आना। छात्र प्रवेश आवेदन पत्र लेकर धन्यवाद श्रीमान प्रधान। फिर आपके जो प्रिंसिपल सर वो कह रहे हैं कि कल प्रातः 10 बजे नियमित रूप से विद्यालय आ जाना। इस प्रकार से दो छात्र और प्राचार्य के बीच की बात ली। फिर मान लो आपके स्कूल में जो वार्षिकोत्सव हो रहा है, तो वार्षिकोत्सव में जो आप भी भाग लेना चाहते हैं या फिर आपका कोई जो इसमें कार्यक्रम है, तो उसके लिए आप जो अपने जो शिक्षक हैं उनसे और आपके बीच में संवाद है वो भी देख लेते हैं। तो शिक्षक सभी छात्र शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो छात्र कहते हैं जी श्रीमान। शिक्षक कह रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल में जो वार्षिकोत्सव का आयोजन होने वाला है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो सभी छात्र जो वाह ये तो खुशी की बात है। शिक्षक बोलते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कविता पाठ, वाद विवाद, संगीत, नाटक, नृत्य, कविताएं प्रतियोगिताएं होगी। तो एक छात्र कहता है कि मुझे जो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो शिक्षक कहते हैं हाँ ज़रूर, इस विषय में जो सूचना पत्र पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, प्रत्येक प्रतियोगिता से संबंधित शिक्षक का नाम उनके आगे लिखा हुआ है। तो छात्र कहते हैं कि बहुत अच्छा श्रीमान जी। शिक्षक तो इच्छुक छात्र जो संबंधित शिक्षक को अपना नाम लिखवा दे। छात्र कहते हैं कि श्रीमान जी वार्षिकोत्सव कब है। तो ये शिक्षक महोदय कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी को अपना एनुअल फंक्शन है। इस प्रकार से आपको ये पूरा जो संवाद है वो लिखना है। फिर आपकी एक संवाद जो स्वच्छता संबंधी दे रखा है, तो स्वच्छता संबंधी दो विद्यार्थियों के बीच में क्या संवाद होता है, तो आइए देख लेते हैं। पहले राम है, तो राम कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे अधिक किसका महत्व है। तो अनिल कहता है कि हमारे जीवन में तो स्वच्छता का सबसे ज़्यादा महत्व है। राम कहता है हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। तो अनिल कहता है कि हमारे भारत को जो स्वच्छ रखने में सचमुच जो ध्यान नहीं देते हैं। राम कहता है मैं एक नागरिक के रूप में क्या क्या कर सकता हूँ। तो अनिल कहता है कि भाई अपने कचरे को कचरा डिब्बों में डालना चाहिए, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आपको भी जो कचरा पात्र में ही कचरा डालना चाहिए। स्कूल में आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर जो गंदगी से बचना चाहिए, और सार्वजनिक स्थान पर तो खूब सारे कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खूब छोटे बच्चे के एवं बड़े भी जो गंदगी फैलाते हैं और कई सारे जो सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि हम सभी नागरिक इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारे भारत को स्वस्थ बनाने के लिए हम योगदान कर सकते हैं। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी और नागरिक भारत की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक भरसक प्रयास करेंगे। और स्वच्छता से हमें क्या क्या लाभ है, तो स्वच्छता से हमें जो हमारे जो स्वास्थ्य लाभ मिलता है इससे, ये आप इसमें वार्षिकोत्सव के रूप में स्वच्छता के रूप में लिखेंगे। प्रतिवेदन आपको अपने वार्षिकोत्सव के रूप में वार्षिकोत्सव के ऊपर आप आ सकता है, तो उसको याद कर लेना इसको। फिर देखो अभी थोड़े दिन पहले अपने जो एक अभियान चला था, एक वृक्ष माँ के नाम, ठीक है, एक वृक्ष माँ के नाम चला था अभियान। तो उस पर आधारित आपके आ सकता है कि वृक्षारोपण को लेकर दो मित्रों के बीच में संवाद बताइए। तो संजय है एक मित्र और दूसरा अजय है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। संवाद कुल नहीं है, आप कुछ भी नहीं, आपके दो दोस्तों के बीच की बातचीत है या दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत है। तो अजय कहता है, संजय कहता है कि अरे मित्र सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो अजय कहता है कि मित्र आज कुछ नया काम कर रहे हैं इसलिए आया हूँ। तो संजय कहते हैं क्या काम करें, तो क्या कुछ सोच रखा है। तो अजय कहते हैं कि आज वृक्षारोपण करने चलते हैं। तो संजय कहते हैं कहाँ पर चलते हैं। तो भाई ग्राम पंचायत ने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और वहीं पौधे भी मिल जाएंगे। संजय तब तो यह काम आसानी से हो जाएगा। अजय कहते हैं कि यह कहो कि पर्यावरण की सुरक्षा और हरितिमा में वृद्धि का काम हो जाएगा। तो संजय कहते हैं कि हाँ, मेरे वृक्षों से जो स्वच्छ वायु मिलती हैं और पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो अजय कहता है कि सही कहा, चलो अब चलते हैं, नेक काम में देरी क्यों करते हैं। तो ये आप जो स्वच्छता संबंधी जो काम करेंगे। अच्छा, इस संवाद पर तो आपको अच्छी प्रकार से लिख लेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि, और मैं आपसे काम भी, आप में से कौन कौन विद्यार्थी ये काम करना चाहेंगे और किन किन विद्यार्थियों ने ऐसा काम किया पहले, आप कमेंट करके बताएंगे। मेरी ओर से आपका एक रिक्वेस्ट ये है कि एक तो आपको ये कमेंट करके बताना कि आपका जो जन्मदिन है वो कब आता है, अपना बर्थडे कब आता है, ठीक है। एक आपको अपना बर्थडे कमेंट करके बताना, आपके जो जिस भी दिन आपका बर्थडे आता है उसका बर्थडे लिखनी है।
और जन्मदिन आप सब मनाते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ, या आपके परिवार में कई कई विद्यार्थी इसको बड़े बड़े लेवल पे मनाते हैं, कई जो छोटे लेवल पे चॉकलेट बांट करके या केक काट करके या कोई बड़ा फंक्शन करके अलग अलग अपने अनुसार जो इस बर्थडे को मनाया जाता है। तो लेकिन आप सभी जो खर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इसमें आपका एक काम और करना है। अपने जन्मदिन पर एक हरा वृक्ष लगाना है, एक छोटा पेड़ आपको लगाना है, एक पौधा आपको ज़रूर लगाना है। हर जन्मदिन पर, अपने हर बर्थडे पर एक पौधा लगाना है और उस पौधे की देखभाल आपको अपने अगले बर्थडे तक करना है। क्या करना है आपको काम? अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना है और उस पौधे को अपने अगले जन्मदिन तक उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी पिलाना है, उसकी जो देखभाल करनी है, उसके बाढ़ लगानी है, उसको बच्चे की तरह बड़ा करना है। जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपकी उसके साथ में यादें भी ताज़ा रहेगी। जब आप बड़े होंगे तो फिर आप कह सकेंगे अपने अपने भाई बहन या अपने जो भी परिवार वाले होंगे कि ये मेरे बर्थडे पर मैंने एक वृक्ष लगाया था, आज इतना बड़ा हो गया है, आज ये फल दे रहा है। और कोशिश ये करें कि वह वृक्ष जो छायादार लगाए। कौन सा लगाए? छायादार लगाए या फिर वह फलदार लगाए। छायादार या फलदार वृक्ष लगाएं ताकि वो जो दूसरों के भी काम आ सकें। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से मान लो 100 विद्यार्थी हैं और 100 में से 10 विद्यार्थी भी इस काम को करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात होगी आपके लिए। तो आप में से कौन कौन विद्यार्थी ये काम करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अपने हर बर्थडे पे, हर जन्मदिन पे एक पौधा लगाना है और उस पौधे की जो देखभाल है वो आपको अपने अगले जन्मदिन तक करनी है। ठीक है, और आपको उसको अच्छा पानी पिलाना है, गर्मी के दिनों में उसकी पूरी देखभाल करनी है और उसको जो जानवरों से बचाने के लिए उसके बाड़ लगानी है। केवल एक पौधे लगाना है, आपको ज़्यादा पौधे नहीं लगाने, केवल एक पौधा, और उस पौधे की देखभाल आपको करनी है अगले जन्मदिन तक और उसको बड़ा करना है। फिर उसके जो फल लगेंगे, उसकी जो छाया होगी वो आपको इतना सुकून देगी कि आप उसको जो कई पैसे खर्च करके भी उसको नहीं खरीद सकते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है। तो कौन कौन इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जब भी आप ऐसा काम करें तो उसके साथ में एक सेल्फी लेकर के अपना फ़ोटो मुझे ज़रूर पोस्ट करना। मेरे नंबर है 75 68 35 00 69। आप में से जो भी विद्यार्थी ये काम करना चाहते हैं, काम करेंगे, या जिन्होंने पहले कभी काम किया हो तो अपना एक फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजना, या फिर जब भी भविष्य में आप ये काम करेंगे तो ये काम करके अपनी एक सेल्फ़ी उस पौधे के साथ में लेनी है और उस सेल्फ़ी को मेरे को सेंड कर देनी है। और आपको सभी को हैप्पी बर्थडे एडवांस में। आपका जिस भी दिन बर्थडे आते हैं उस दिन आप जो ये काम आप ज़रूर करेंगे। आप चाहे दूसरा खर्चा कम कर लेना, लेकिन ये काम आप जो ज़रूर करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और एक आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको इससे मिलेगी। तो कौन कौन विद्यार्थी ये काम करना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये विद्यार्थी है जो अपने लिए और अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये काम ज़रूर करेंगे। फिर आपकी एक संवाद है डॉक्टर साहब और मरीज़ के बीच में। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ बाबूजी बताइए क्या तकलीफ़ है। तो डॉक्टर साहब मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है बैठिए। तो मरीज़ कहता है कि जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं कब से जुकाम? तो मरीज़ कहता है कि भाई 3-4 दिन हो गए साहब। ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, ठंडी चीज़ें मत खाइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए और कुछ दवाइयाँ लिखी हैं उनको अस्पताल से ले लीजिए। अब ये तो सर्दी के मौसम का टाइम है, मान लो इनको जुकाम हो गया। अब मान लो किसी को लू लग जाए, अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मान लो भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो फिर डॉक्टर साहब क्या क्या सलाह देंगे तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कहेंगे कि भाई ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। ये तो मौसम के अनुसार है, सर्दी जुकाम सर्दी की ऋतु में ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से इसको लिखा गया है। बाकी अभी मान लो किसी को गर्मी लग जाए या लू लग जाए तो उसके हिसाब से फिर सलाह दी जाती है कि आप जो इसमें ठंडा पानी पीजिए और ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिए गर्मी के मौसम में। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मरीज़ कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर कहते हैं कि साफ़ सफाई का अवश्य ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, छींकते खांसते समय जो मुंह पर जो कपड़ा रखिए और साफ हाथों को साफ रखिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। इस प्रकार से आप उसको में वर्णन कर देंगे। एक आपकी ये संवाद लिख लेना है दुकानदार और ग्राहक के बीच में। 2 संवाद हैं आपके ये। एक आपको ये लिख लेना है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में क्या बातचीत होती है। तो दुकान पर गए आप जो पूछ रहे हैं उनसे कि इनमें जो इनके क्या है जो बातचीत हुई है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ग्राहक जाता है दुकान पर, दुकानदार को कहता है कि गुड़ क्या भाव दिए। दुकानदार कहता है कि 40 रुपये किलो। ग्राहक कहता है कि बड़ा महंगा कर रखा है आपने तो। दुकानदार कहता है नहीं नहीं सर्दियों में तो यही भाव रहता है। ग्राहक अच्छा छोटी डली वाला दिन है ना। तो दुकानदार कहता है जी भाई साहब ये छोटी डली वाला है। तो ग्राहक कहता है ठीक है फिर 2 किलो दे दीजिए और साथ में 1 किलो चावल, 1 माचिस का पैकेट भी दे दीजिए। और दुकानदार कहते हैं जी और कुछ? ग्राहक कहता है जी नहीं बस धन्यवाद, ये लीजिए पैसे और आपको जो
धन्यवाद करके ये वहाँ से रवाना हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके आपको बताना है कि देखो इसने क्या क्या सामान खरीदा। मैं आपका जो माइंड चेक करता हूँ कि आप वो जो दुकानदार ने उनको कितने पैसे, दुकानदार को ग्राहक ने कितने पैसे दिए होंगे। ठीक है, आपको ये कमेंट करके फिर बताना है। तो 2 किलो तो इन्होंने गुड़ खरीदा। गुड़ का भाव क्या था, पीछे वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, और चावल का क्या भाव है, तो चावल का मैं बताता हूँ। चावल का भाव मान लो आप है आपके 50 रुपये किलो। चावल का भाव क्या है, 50 रुपये किलो। और माचिस का जो पैकेट है वो आता है आपके 10 रुपये में। माचिस का पैकेट कितने रुपए में आता है, 10 रुपये में माचिस का पैकेट आता है। तो आप कमेंट करके बताना कि दुकानदार को जो ग्राहक ने कितने रुपए दिए होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना। गुड़ का क्या भाव है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। 2 किलो तो उसने गुड़ खरीदा, 1 किलो चावल खरीदा, 1 माचिस का पैकेट खरीदा। 2 किलो गुड़ का मूल्य कितना है वो आप उस रेट से लगा लेना। 1 किलो चावल का मूल्य 50 रुपये है और माचिस के पैकेट के 10 रुपये हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि दुकानदार को उसने ग्राहक ने कितने रुपए दिए इस सामान के। तो ये आपका जो संवाद पूरा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी 1 घंटे और 30 मिनट का है, लेकिन ये 1.5 घंटे का वीडियो आपका बहुत कुछ है जो कवर किया होगा इस वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। और आपके निबंध जो है, आपके इंपॉर्टेंट जो निबंध है उनकी भी हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल देंगे जितने भी निबंध हैं, और आपके और भी पुराने पेपर में आपको सोल्व करवाऊँगा। और ये सारे जो पेपर्स आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ आप इनको सब देख लेना। और पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप के अंदर जो अपनी टेस्ट सीरीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप जो अपना जो बहुत अच्छा जो स्कोर कर सकेंगे। पुराने पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था विज्ञान में हूबहू आपके प्रश्न छपे हैं, वैसे ही हिंदी में भी, गणित में भी। इवन में तो गणित में तो आपको ऐसे तैयारी करवाऊंगा कि आपके गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे। ऐसे मैं आपको इसमें गणित में तैयारी करवाना। गणित की मेरी गारंटी है, अधिकतर विद्यार्थियों की आप जो मार्कशीट बताऊंगा मैं फिर आपको कि उनके गणित में जो 100 में से 100 नंबर आए हैं। ऐसे मैं आपको तैयार करवाने वाला हूँ। तो कौन कौन गणित के लिए तैयार है कमेंट करके बता देना। एसएसटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगी जल्दी, उसकी भी आपको तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो गणित के मैंने आपके जो अपने ऐप के अंदर है जो कम से कम 45 पेपर डाल रखे हैं, और मैं सभी पेपर का सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। अगर आपको प्राप्त करें तो वो 99 में आप उसको ज्वाइन करके आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर जो 75 68 35 00 69, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इनके ऊपर ज़रूर भेजें उसकी पीडीएफ बनाकर। अब अगर आपके पास में ऐसा कोई पेपर हो तो उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चा आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो। और ऐप के अंदर जल्दी ही आपका हिंदी का भी टेस्ट होगा, तो ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने ऐप को डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल के बारे में और अपने ऐप के बारे में आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मैं आपका सपोर्ट करूँगा, उतनी मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। प्लीज़ ये काम आप ज़रूर करना। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना और अपने सभी बच्चों को, कक्षा के सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर जोड़ना। जो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो अपने सभी जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में एक ऑप्शन आता है ऐड वाला ऑप्शन, वहाँ पर आप क्लिक करके अपने कक्षा के सभी बच्चों को ज़रूर जोड़ देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।